जय हिंद दोस्तों, आप सभी का पीपीएससी एडीओ प्रैक्टिस सेट में स्वागत है। इसमें हम जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा विद्रोह। आपका यहाँ पे सूची 1 में विद्रोह दिया हुआ है। सूची 2 में आपका नेतृत्वकर्ता दिया गया है और इसे सुमेलित करना है। तो बात करते हैं कोल विद्रोह की। तो कोल विद्रोह आपका हुआ था सन 1831 और 32 में। सन 1831 और 32 में बुधु भगत, छोटा नागपुर, प्लेटू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुधु भगत। और एरिया अगर आपसे पूछे तो छोटा नागपुर, प्लेटू। याद रखिएगा नाम। खासी विद्रोह की अगर हम बात करें, खासी विद्रोह हुआ था सन 1833 में। सन 1833। और ये किसने किया था? तीरथ सिंह ने। कहाँ पे? असम में। असम। तो खासी विद्रोह सन 1833, तीरथ सिंह, असम। संथाल विद्रोह की अगर हम बात करें तो संथाल विद्रोह आपका हुआ था सन 1855 और 56 में। 1855 और 56 में किसने किया था? सिद्धू और कान्हो ने। सिद्धू और कान्हो ने। कहाँ पे? झारखंड में। झारखंड, ठीक है। और चेरो विद्रोह की अगर आप बात करें तो चेरो विद्रोह हुआ था आपका सन 1800 ईस्वी में। और ये किया था किसने? भूषण सिंह में। और कहाँ पे? झारखंड के पलामू क्षेत्र में। तो भूषण सिंह, चेरो विद्रोह, पलामू, झारखंड। संताल विद्रोह सिद्धू और कान्हो, झारखंड। खासी विद्रोह तीरथ सिंह, असम। और कोल विद्रोह भूदू भगत, छोटा नागपुर क्षेत्र। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार विभाजन की घटना देखने को मिली थी। कब? वर्ष 1907 में। और ये कौन से क्रम की वार्षिक अधिवेशन थी? तो वर्ष 1907 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें सूरत में इनका स्प्लिट हो गया था। क्या होता? बट गए थे, ये दो भाग में बट गए थे। तो वो कौन सा अधिवेशन था? वो आपका 23वां अधिवेशन था। अध्यक्ष को चुनने के प्रश्न को लेकर कांग्रेस के गर्मपंथी और नरमपंथियों के बीच में विवाद हो गया था। और यह विवाद स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और शासन के प्रयोग के लिए हुआ था। और ये विवाद धीरे धीरे गहरा होते गया। दोनों पक्षों में, जो गर्म दल और नरम दल के दो पक्ष हैं, इनके बीच में संघर्ष ये बढ़ता गया। और यही संघर्ष कारण बना विभाजन का। और पूछे कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रास बिहारी घोष। नाम याद रखिएगा, रास बिहारी घोष। अधिवेशन कौन सा था? 23वां, वर्ष 1907, सूरत। और क्यों बटा मैंने आपको बता दिया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संसार के विशालतम गुंबदों में से एक गोल गुंबद कहाँ पर है? तो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक गोल गुंबद वर्तमान में कर्नाटक राज्य के बीजपुर, कर्नाटक राज्य के बीजपुर नामक स्थान में स्थित है। मध्यकाल में बीजापुर, सॉरी मैं बीजपुर बोल रहा हूँ, सॉरी बीजापुर। बीजापुर अदिल शाही वंश की राजधानी थी। तो बीजापुर किसकी राजधानी थी? आपकी आदिल शाही वंश की। आदिल शाही वंश की यह राजधानी थी। और गोल गुंबद प्रसिद्ध शासक मोहम्मद आदिल शाह की एक मकबरा है। और यह भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है, जो कहाँ पे है? बीजापुर नामक स्थान कर्नाटक राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र पर शासन नहीं करता था? तो वर्तमान में कौन सा, नहीं वर्तमान सॉरी कह रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र पर शासन नहीं करता था? तो देखिए, अगर हम बात करें राजवंश की, तो कन्नाट राजवंश जो थे, इसके संस्थापक थे ज्ञानदेव। कौन थे इसके? आपके न्यायदेव। दरभंगा
राज्य के संस्थापक कौन थे? महेश ठाकुर, महेश ठाकुर, ठीक है। और उज्जैनी जो राज्य है, उज्जैनी राज्य, ये आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उज्जैनी राज्य के इन्होंने मिथिला पे राज नहीं किया है। क्लियर? बाकी हाँ, ये ऊपर वाला छूट गया, सॉरी। ओयनार राजवंश के संस्थापक कौन थे? नाथ ठाकुर, नाथ ठाकुर। क्वेश्चन पूछा है बिहार के मिथिला क्षेत्र पर शासन किसने नहीं किया है? तो उज्जैनी राज ने। उज्जैनी राज ने शासन नहीं किया है। क्लियर? उज्जैनी राज के जो महत्वपूर्ण शासक थे उसमें संग्रामदेव थे, दुर्लभ देव थे, राजा रामशाही थे, राजा नारायण मल, ये सब शामिल थे। और वे अफगान के साथ अच्छे संबंध साझा करते थे, तो इन्होंने यहाँ पे राज्य नहीं किया। बाकी ऊपर के तीनों ने राज्य किया है। क्लियर? क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो क्रिप्स मिशन के साथ जो कांग्रेस है उसके जो आधिकारिक वार्ताकार थे वह थे पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्रिप्स मिशन की बात करें तो ये भारत आया कब था? मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? मार्च 1942 में। किसके अंदर में आया था ये? आया था स्टैफर्ड क्रिप्स, स्टैफर्ड क्रिप्स के अंडर में ही आया था। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस टाइम पे कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्होंने क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका विद्रोह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं किया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किस चीज़ का विद्रोह नहीं किया गया था? तो देखिए, तंत्र मंत्र की अगर हम बात करें, ठीक, बहुदेववाद की बात करें और मूर्ति पूजा की बात करें, तो स्वामी सरस्वती दयानंद सरस्वती ने उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज के जो पुरोजोर थे उस इनका इन तीनों चीज़ का इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। क्या किया था? विरोध किया था। और किसका विरोध नहीं किया था? कर्म का सिद्धांत का विरोध इन्होंने नहीं किया था। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का सही चयन कीजिए। ठीक है, पहला है आपका क्लाइव। क्या है? क्लाइव। तो क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन किया था। तो बंगाल में द्वैत शासन और प्रथम न्यायालय का कार्य किसने किया था? क्लाइव ने। तो यहाँ पे हो जाएगा ए। बात करें अगर हम वेल्जली की, तो इसने सहायक संधि की थी। वेल्जली ने क्या की थी? सहायक संधि की थी। डलहौजी की बात करें, डलहौजी, तो इसने राज्य विलय नीति, हड़प नीति लाया था। तो राज्य विलय नीति, हड़प नीति, ये सब किसने लाया था? डलहौजी ने। और कर्जन ने क्या किया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम और बंगाल का विभाजन, याद रखिएगा, बंगाल का विभाजन और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम दोनों कर्जन ने किया था। और बंगाल में द्वैत शासन क्लाइव लाया था। क्लियर? ऑप्शन इसका, एक मिनट, ऑप्शन क्या, हाँ ऑप्शन बी है, देखिए टिक मारा हुआ है, समझ जाइएगा। अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुदायिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो यूरोपीय शक्तियों में सबसे प्रथम पुर्तगाली व्यापारी थे जिन्होंने भारत में सामुदायिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। और भारत में सबसे पहले जो पुर्तगाली वायसराय था कौन था? अल्मीडा। ये वायसराय था, प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, इसने 1509 में द्वीप पर अधिकार किया था। दमन द्वीप है ना, उस पर अधिकारक लिया था। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो कौन सा भारतीय शासक है जिसने विदेश में
आधुनिक पद्धति से अपना दूतावास स्थापित किया था? तो बताइए ये कौन है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान। चलिए कुछ इनके बारे में पढ़ते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी आधुनिक पद्धति से विदेश में दूतावास स्थापित किया था। इनके जो फ्रांस से संबंध थे वो बहुत अच्छे थे। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई थी और जो वॉर हुआ था श्रीरंगपट्टनम, चौथी वार में ये हार गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ऊपर कि द्वैत शासन प्रणाली बंगाल में किसने लाई थी? तो किसने लाई थी? क्लाइव ने। बंगाल का विभाजन किसने किया था? कर्जन ने। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, किसने प्रणाली को समाप्त किया था? तो समाप्त किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में सन 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त किया था। किसने? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने सन 1772 में दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, स्टार्ट किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। कब? 1765। यहाँ पे इसको ऐसे समझिएगा, START, स्टार्ट, और ये एंड। ठीक है, 1765 रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था, 1772 वॉरेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किस चीज़ से संबंधित है? तो अगर हम बात करें भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 300 है वो आपका संबंधित है किससे? मुकदमे तथा कार्यवाही से। मुकदमे तथा कार्रवाई से संबंधित है। बाकी अगर हम बात करें सरकारी ठेकों की, तो सरकारी ठेके जो हैं ये आपके अनुच्छेद 299, अनुच्छेद 299 आपके सरकारी ठेकों से हैं। और बात करें अगर हम महान्यवादी की, भारत की महान्यवादी, तो ये अनुच्छेद 76 से संबंधित है। व्यापार वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाना या फिर समागम पर निबंधन करना, अधिरोपित करने की संसद की शक्ति करना, तो ये सब आपका अनुच्छेद 302 में आ जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं? तो राज्य विधान परिषद के जो सदस्य हैं वह निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं? तो संविधान का जो अनुच्छेद 171 का क्लॉज 3, इसके अनुसार राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से, 1/3 सदस्य आपके विधानसभा के सदस्यों से। ठीक है, 1/3 विधान परिषद, ठीक, 1/3 विधान सभा, और 1/6 ये आपके किससे होते हैं? ये आपके होते हैं राज्यपाल द्वारा मनोनीत। 1/12 सदस्य स्थानांतकों के द्वारा। 1/12 सदस्य 3 वर्षों से अध्यापन कर रहे लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो पूछा है इनमें से कौन से नहीं चुने जाते हैं? तो स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं, शिक्षकों से, स्थानकों से, उद्योगपतियों से नहीं चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। शिक्षक, स्नातक, ठीक है, और स्थानीय निकाय के सदस्य चुने जाएंगे, उद्योगपति नहीं। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने का प्रावधान किया गया है? तो एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का जो प्रावधान है वह आपका 7वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। और ये संशोधन कब किया गया था? 1956 में। इस संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 153 में एक प्रावधान जोड़ा गया था कि प्रशासनिक सुविधा और राज्य पुनर्गठन के ऐसी नियुक्तियों को स्पष्ट रूप से अनुमति दी जाएगी। आर्टिकल 153, 7वां संविधान संशोधन वर्ष 1956। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों के लिए
किसका अनुमोदन आवश्यक है? तो भारत में किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा अगर अध्यादेश जारी किया जाता है तो वह विधानमंडल के पुनः समन्वित होने के लिए 6 सप्ताह के भीतर राज्य के विधानमंडल, जिसे हम विधानसभा कहते हैं, वहाँ पर आपका अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। तो कहाँ पर? विधान सभा में, क्योंकि राज्यपाल राज्य के लिए होते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 में ये अनिवार्य किया गया है कि आपको विधानसभा में पारित करना होगा। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के क्षेत्र में ना होने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार है और यह अध्यादेश तत्काल कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता वाली स्थितियों में निपटने के लिए भी किया जाता है। ठीक है। भारत में संसदीय सरकार की विशेषता निम्नलिखित है। आपको बताना है कि ये ऊपर जो 4 कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। पढ़ लीजिए जल्दी से। पहला कथन ये कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए, जो मंत्रिपरिषद है ना, वह सामूहिक रूप से, उच्च सदन नहीं, निच्च सदन। उच्च सदन का मतलब होता है राज्य सभा, और ये किसके लिए सामुदायिक होते हैं? लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए नहीं। ये गलत हो गया। संसद बने, एक मिनट, मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेते हैं। तो मंत्री लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष शपथ नहीं लेते हैं, वह राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। किसके प्रति? प्रेसिडेंट। ठीक है। राष्ट्रपति भारत में वास्तविक कार्यकारी होते हैं? नहीं, राष्ट्रपति संवैधानिक कार्यकारी होते हैं। वास्तविक कार्यकारी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ये भी गलत हो गया। संसद बने बिना कोई व्यक्ति केवल 6 महीने तक ही मंत्री पद पर रह सकता है। ये कथन आपका सत्य है। उसको 6 महीने के अंदर उसे अपनी सदस्यता कहीं ना कहीं से लेनी पड़ेगी, अन्यथा वह हटा दिया जाएगा। किसी सार्वजनिक पद को अवैध अतिक्रमण से बचाने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? तो इसमें रीट कौन सी जारी की जाती है? अधिकार परीक्षा रीट न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद धारण करने के अधिकार को चुनौती देना तथा किसी सरकारी कार्यालय को बिना कानूनी अधिकार के किसी व्यक्ति द्वारा अगर कब्जा लिया जाता है तो उससे बचाने के लिए भी रीट जारी करता है। इसके लिए व्यक्ति को ये दिखाना होता है कि वह किस अधिकारी के पद पर काबिज किया है। ठीक है। अधिकार परीक्षा। वर्तमान में भारत सरकार ने कितनी कैबिनेट समितियां हैं? तो वर्तमान में भारत सरकार के पास कितनी कैबिनेट समितियां हैं? 8। ठीक है। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति, आर्थिक मामलों की, कैबिनेट की नियुक्ति, संसदीय मामलों की, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति, आवास पर कैबिनेट समिति, निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति और रोजगार और कौशल विकास पर कैबिनेट समिति। टोटल कितने हैं? 8। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम सीमा क्या है? तो ये बहुत सिंपल है, 25 है। ठीक है, याद रखिएगा। पूछ देगा भारत के कौन से संविधान में? तो 173 का क्लॉज बी में विधानसभा जो एमएलए होता है उसके सदस्य चुनने के लिए 25 वर्ष आपका होना जरूरी है। भारत में किसी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितने महीने और हफ्ते की होती है? तो भारत में जो अध्यादेश है उसकी अधिकतम जो अवधि होती है वह 6 महीने और 6 हफ्ते होती है, जिसमें पार्लियामेंट सेशन के बीच सबसे लंबा संभावित गैप 6 महीने का होता है और पार्लियामेंट फिर से शुरू होने के बाद इसे मंजूरी देने के लिए 6 हफ्ते का समय शामिल है। ठीक है, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा। तो 6 महीने 6 हफ्ते याद रखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका चुनाव मुख्य रूप से अनुच्छेद 66 में बताया गया है, जो अनुत्पादक प्रतिनिधित्व का उपयोग करके
एक इलेक्टोरल कॉलेज जिसमें दोनों सदनों के सांसद द्वारा चुनाव प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 68 में, अनुच्छेद 68 की बात कर रहा हूँ, जो खाली पद को भरने के लिए चुनाव के समय के बारे में बताता है। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को इसे कराने की शक्ति देता है। ये सीटें खाली पद करने के लिए और 324 चुनाव कराने के लिए। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म चुने। पंचवर्षीय योजना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना से। प्रथम पंचवर्षीय योजना आया था 1951 से 1956 और ध्यान किस पे था? कृषि पर। किस पे ध्यान था? अच्छा, तो हम राइट, तुमने यही चुन लिया, पहला ही है कृषि विकास सिंचाई बिजली, इसी पे था। और ये हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे आपका था। ये किस पे था? हैरोल्ड डॉमर मॉडल, लिख लीजिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना नहीं दिया है, मैं आपको बता देता हूँ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आया था आपका 1956 से 61 में, और ये महान लॉबिस मॉडल पे आधारित था। महान नोबिस मॉडल पर आधारित था और इसमें औद्योगिक विकास का कार्य था। तृतीय पंचवर्षीय योजना ये आपका आया था 1961 में, 61 से 66, और इसमें मेन काम क्या किया गया था? इसका उद्देश्य था बुनियादी उद्योग और कृषि। तो वैश्वीकरण पर ध्यान ये नहीं था। क्लियर? चौथी पंचवर्षीय योजना ये आपकी आई थी 1969 से 74 में, और इसमें उद्देश्य था वृद्धि के साथ न्याय, वृद्धि के साथ न्याय। और पंचवर्षीय जो योजना थी इसमें नारा था गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी के समय। ठीक है, गरीबी हटाओ, याद रखिएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ का नारा आया कब था? 1974 से 79। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं कम लिख रहा हूँ, तो आप, मैं जो बोलता हूँ आप अपना नोट कर लीजिएगा। साधन लागत पर NNP के बराबर होता है। तो साधन लागत पर जो NNP है वह किसके बराबर होता है? तो राष्ट्रीय आय के। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट, पढ़ा है ये चीज़। नेशनल इनकम इसे कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। GNP को हम क्या कहते हैं? GDP प्लस विदेशों से आय। ठीक है। NNP, अगर NNP में अगर आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिएगा तो आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा। NNP एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट मार्केट प्राइस, अगर थोड़ा सा आपको याद आ रहा हो तो ये चीज़ें आप रिलेट कर सकते हैं। बाकी NNP एट फैक्टर कॉस्ट को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हम PDS कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामलों के अंतर्गत सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न के वितरण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रणाली है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त एक से अधिक, क्योंकि इसमें दो से ज़्यादा हैं। किसी समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था। किस समिति ने? तो ये समिति थी आपकी SVS राघवन समिति। SVS राघवन समिति की अनुशंसा पर एकाधिकार और अवरोधक व्यापार अधिनियम 1969 इसको निरस्त करके इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया था। ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो ये संगठन है आपका NCO। ठीक है, याद रखिएगा। विभिन्न पैरामीटर पर आधारित सौदा विश्लेषण के आधार पर नीति आयोग गरीबी सूचांक जारी करता है। हालांकि नीति आयोग इससे स्वयं कोई सर्वेक्षण नहीं करता। नीति आयोग द्वारा NSO के सर्वेक्षण आंकड़े विभिन्न रिपोर्ट पर निर्धारित होते हैं। और वर्ष 2019 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO
और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO को एकीकृत करके NSSO प्लस CSO को एकीकृत करके क्या बनाया गया आपका NSO। कब? वर्ष 2019 में। क्लियर? चलिए, जय हिंद, जय भारत।